नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आयुष चिकित्सा पद्धतियों में होम्योपैथी एवं सोवा रिगपा को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं टीका या वैक्सीन से। देखिए, किसी संक्रामक बीमारी के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो दवा ड्रॉप्स, इंजेक्शन या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? टीका या वैक्सीन कहा जाता है। तो 3 नंबर के लिए सबसे अच्छी परिभाषा, किसी संक्रामक बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा इंजेक्शन, ड्रॉप या अन्य रूप में दी जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? टीका या वैक्सीन कहा जाता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो प्रतिरोधक क्षमता, राइट, प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, राइट, या इम्यूनिटी क्या होती है, फिर प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, फिर टीका क्या होता है, राइट, फिर जो वैक्सीन है, वैक्सीन की निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, या वैक्सीन का निर्माण कितने चरणों में होता है, फिर किस बीमारी को कौन सा टीका दिया जाता है। इन सब के बारे में हम पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट। तो हमारा जो पेपर सेकेंड है, पेपर सेकेंड का पार्ट बी, और पार्ट बी की यूनिट जो 5 है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, इसमें प्रतिरक्षण को हम बहुत पहले ही, जो प्रतिरक्षण में हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो जो प्रतिरक्षण वाला लेक्चर है, प्रतिरक्षण वाले लेक्चर में हम प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, उसके प्रकार, टीका क्या होता है, जो टीके की निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, कौन सी बीमारी में कौन सा टीका दिया जाता है, ये सब जो है हम बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं। इसीलिए आप सब एक बार जो यूनिट 5 का लेक्चर है उस लेक्चर को भी बहुत अच्छे से देख लें, ताकि आपको टीका से संबंधित, वैक्सीन से संबंधित या इम्यूनिटी से संबंधित हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए, राइट। अब हम यहाँ पर समझना प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो टीका होता है वह संक्रामक रोगों की रोकथाम में सबसे प्रभावकारी माना जाता है। उसका कारण ये है कि जब कोई भी संक्रमण बीमारी, जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम कोरोना का, तो जब भी कोई संक्रमण बीमारी किसी क्षेत्र विशेष में फैलती है तो वह बहुत तेजी से अधिक लोग जो है वो संक्रमित होते हैं, और इसकी वजह से उस क्षेत्र की जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं वो उतनी अधिक संक्रमित मरीजों को इलाज कर पाने में असमर्थ हो जाती हैं, और इसकी वजह से पैनिक की सिचुएशन होती है, जिससे कई लोगों की जो जान है वो बेड, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से या फिर दवाइयाँ ना मिलने की वजह से ही हो जाती है। इसलिए संक्रामक बीमारी और भी अधिक जो है घातक हो जाती है। ये जिसको हमने कोरोना की जो सेकेंड वेव थी इसमें बहुत अच्छे से समझा था। जब अचानक से डेल्टा वेरिएंट के पेशेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई तो ऑक्सीजन बेड्स की कमी आने लग गई, राइट। जो आईसीयूज थे वो फिल हो गए, वहीं जो इंजेक्शंस थे, रेमडेसिविर के इंजेक्शन, उसकी भी शॉर्टेजेस आ गई, राइट। तो इसलिए जो जितनी भी संक्रामक बीमारियां होती हैं उनके रोकथाम में जो टीका है वो इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि टीका लेने की वजह से उस रोग के खिलाफ जो है प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में विकसित हो जाती है। इसीलिए जैसे ही हम टीका लेते हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो बन जाती है, और जैसे ही वो संक्रमण किसी भी क्षेत्र विशेष में फैलता है तो वह जैसे ही संक्रमण उस व्यक्ति के शरीर में पहुंचेगा, चूंकि उसके शरीर में पहले से ही एंटीबॉडीज हैं, इसीलिए या तो जो वो बीमारी है उस व्यक्ति को होगी ही नहीं, या होगी तो उतना ज़्यादा जो है लक्षण उसके शरीर में फैलेगा नहीं, या संक्रमण नहीं फैलेगा, जिसकी वजह से वह आसानी से ठीक हो सकता है। यही कारण है कि जो संक्रमण रोग हैं उनकी रोकथाम के लिए टीका सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है, और इसकी वजह से जो संक्रमण बीमारियां हैं उनको फैलने से भी रोका जा सकता है। जो टीका होता है वह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, साथ ही साथ किसी विशेष बीमारी के खिलाफ जो है प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर देता है, जिससे
वो सूक्ष्मजीव जैसे ही उसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको वो नष्ट कर देता है। क्लियर? जो टीका होता है, राइट, टीका को ड्रॉप्स के माध्यम से भी दिया जा सकता है या इंजेक्शन के माध्यम से भी दिया जा सकता है या अन्य किसी रूप में भी दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये जो है ड्रॉप्स के माध्यम में दी जाती है। वहीं जो VCG हो जाएगा या अन्य जो जितने भी प्रकार की जो टीका हो जाएंगे या कोरोना का टीका हो जाएगा, ये इंजेक्शंस के माध्यम से दिया जाता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर टीकाकरण क्या होता है। तो देखिए, किसी संक्रामक बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए लोगों को जो है वैक्सीन ड्रॉप्स के माध्यम से, इंजेक्शंस के माध्यम से या अन्य किसी रूप में दी जाती है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? टीकाकरण कहा जाता है या वैक्सीनेशन जो है कहा जाता है, राइट। तो वैक्सीनेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को किसी विशेष बीमारी के प्रति उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको विकसित किया जाता है, या फिर किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? टीकाकरण कहा जाता है। अर्थात टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को प्रतिरक्षित किया जाता है और टीकाकरण के माध्यम से जो संक्रामक बीमारियां हैं उनको रोका जा सकता है। टीकाकरण से बच्चों को, राइट, या शिशुओं को कई गंभीर जो संक्रामक बीमारियां हैं उनके विरुद्ध जो है सुरक्षित किया जा सकता है। साथ ही साथ टीकाकरण के माध्यम से जो है उस संक्रामक बीमारी के प्रसार को भी कम किया जा सकता है। इस तरीके से अगर हेल्थ सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है वो टीका ही माना जाता है। अर्थात टीकाकरण स्वास्थ्य निवेश में कम लागत वाला जो है एक प्रभावी उपाय माना जाता है। इसके साथ ही जब किसी व्यक्ति को टीका लगाया जाता है तो टीकाकरण की प्रक्रिया में लोगों को अपनी आदतें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। परंतु कोरोना बीमारी में ये भी पता चल चुका है कि कोरोना का टीका लेने के पश्चात भी ये संक्रमण हो सकता है। अर्थात कोरोना वायरस का जो टीका है, राइट, कोरोना वायरस का टीका लेने के पश्चात भी हमें हमारे जो है जीवन शैली में विशेष बदलाव की जो है आवश्यकता भी है, जैसे सैनिटाइजेशन हो जाएगा या मास्क का प्रयोग हो जाएगा। अब हम भारत में टीकाकरण को समझते हैं या सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को समझते हैं, राइट। तो यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में टीकाकरण की शुरुआत कैसे हुई या भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की प्रारंभ कब से हुई है, समझाइए, राइट। तो हम यहाँ पर भारत में सार्वभौमिक जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसको समझते हैं। देखिए, भारत में संक्रामक रोगों से लोगों को बचाने के लिए, तो भारत में संक्रामक रोगों के उन्मूलन के लिए, नियंत्रण के लिए भारत में टीकाकरण की शुरुआत 1978 से हुई थी, राइट। 1978 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने EPI अर्थात विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इस तरीके से भारत में संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ 1978 में, और 1978 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने EPI के रूप में या विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस टीकाकरण कार्यक्रम को और लोगों तक पहुंचाया जा सके या अधिक से अधिक आबादी को टीका उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए 1985 में जो टीकाकरण कार्यक्रम था उसको सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम या UPI में क्या कर दिया, संशोधित कर दिया गया। तो 1978 में प्रारंभ हुए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम, जो विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम था, इसको 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में संशोधित कर दिया गया। और भारत का जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है
ये सबसे बड़े स्वास्थ्य टीकाकरण जो है कार्यक्रम माना जाता है। और अगर हम देखें तो वर्तमान समय में भी जो कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। तो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम सबसे बड़े स्वास्थ्य टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के अनुसार 1989 से लेकर 1990 तक देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से जो है कार्य किया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण के माध्यम से शिशुओं को, बच्चों को और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीके प्रदान किए जाते हैं। और औसत रूप से सार्वभौमिक टीकाकरण के माध्यम से लगभग 2.6 करोड़ शिशुओं को एवं 3 करोड़ महिलाओं को प्रति वर्ष जो है वो टीके लगाए जाते हैं। जो सार्वभौमिक टीकाकरण है, सार्वभौमिक टीकाकरण में जो टीके हैं वो नवजात को या गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, राइट। तो नवजात शिशुओं को नवजात शिशुओं को टीके लगाए जाते हैं, साथ ही साथ गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको भी टीका दिया जाता है। और वर्तमान समय में कोरोना पेंडेमिक से निपटने के लिए हमारे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल रहा है। तो अब हम यहाँ पर जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं? इससे प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सार्वभौमिक टीकाकरण में, राइट, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में कौन कौन से टीके बच्चों को दिए जाते हैं, या फिर सार्वभौमिक टीकाकरण में कितने प्रकार के टीके जो हैं लगाए जाते हैं, या फिर बच्चों को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में महिलाओं को कितने टीके लगाए जाते हैं, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो है टीके कब कब जो हैं लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टीके का नाम, राइट। तो छोटे बच्चों को या शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है। दूसरी चीज़, वो कब लगाया जाता है, राइट, क्योंकि हर एक जो टीका है वो जन्म के समय लगाया जाता है, या 4 हफ्ते में लगाया जाता है, या 8 हफ्ते में लगाया जाता है, या 1 साल में लगाया जाता है, या 4 से 5 साल के गैप में लगाया जाता है। तो कब लगाया जाता है वो पूछा जा सकता है। या फिर ये है कि वो कैसे लगाया जाता है, अंतर त्वची लगाया जाता है या जो मस्कुलर लगाया जाता है। फिर दरअसल यहाँ पर जो है गर्भवती महिलाएं, और गर्भवती महिलाओं को भी कब लगाया जाता है, राइट। तो इससे संबंधित जो है कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बच्चों को टीके जो है कब कब लगाए जाते हैं, या बच्चों को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, या सार्वभौमिक टीकाकरण में किन किन को जो है टीका लगाया जाता है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर नवजात शिशुओं के लिए। तो नवजात शिशुओं के लिए कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं वो पढ़ते हैं, और यहाँ पर से 3 नंबर या 5 नंबर का प्रश्न बन सकता है। जैसे पूछा जा सकता है 3 नंबर BCG, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि BCG वेसल कालमेट ग्वेरिन का क्या है, नाम होता है, जो कि टीबी का क्या होता है, टीका माना जाता है, राइट। या 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि BCG का टीका, राइट, BCG का टीका क्या होता है, यह कब लगाया जाता है और इसको किस समय पर जो है लगाया जाता है, राइट। तो हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक एक करके जो है यहाँ पर समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BCG, राइट। तो यहाँ पर BCG का पूरा नाम होता है वेसल कालमेट, और क्या हो जाएगा, ग्वेरिन हो जाएगा। तो BCG टीके का पूरा नाम होता है, BCG टीके का पूरा नाम है वेसल कालमेट ग्वेरिन, राइट। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा वेसल कालमेट ग्वेरिन होता है। और यह टीका ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस तथा संचारित टीबी से बचाने के लिए दिया जाता है। तो यह जो टीका है ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, राइट, संचारित टीबी या मेनिंजाइटिस से बचाने के लिए दिया जाता है। जो BCG का टीका है, BCG का टीका जन्म के समय पर दिया जाता है, राइट। तो जन्म पर दिया जाता है, या 1 वर्ष तक जितना भी संभव हो सके, जितनी जल्दी संभव हो सके, तो जितनी जल्दी संभव हो सके
1 वर्ष से पहले पहले जो है BCG का टीका दिया जाता है, राइट। दूसरी चीज ये कि वैक्सीन देने का तरीका क्या है। तो जो BCG का टीका है वो बाह के ऊपरी हिस्से में अंतर त्वचीय माध्यम से दिया जाता है, अर्थात इसको त्वचा में जो सिरिंज होती है वो ज़्यादा अंदर नहीं लगाई जाती है, अंतर त्वचीय माध्यम से दिया जाता है। तो BCG का टीका सामान्य रूप से जन्म के समय पर दिया जाता है या 1 वर्ष से कम समय अवधि में BCG का टीका दिया जा सकता है। साथ ही साथ इसको जो बाही बाहें हैं, राइट, तो जो बाई बाह है इसमें बाह के ऊपरी और अंतर त्वची के माध्यम से जो है BCG का टीका दिया जा सकता है, राइट। अब यहाँ पर चूंकि कई बार ये प्रश्न आएगा तो वैक्सीन देने का जो तरीका है ये भी हो सकता है 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि वैक्सीन देने का तरीका क्या होता है, विस्तार से समझाइए। तो वैक्सीन को मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वैक्सीन 2 प्रकार की होती हैं और इन प्रकारों के आधार पर टीका दिया जा सकता है। सबसे पहला हो जाएगा जीवांत, क्या हो जाएगा, तनिकृत वैक्सीन हो जाएगा। यदि वैक्सीन जीवांत तनुकृत वैक्सीन है तो उसे बाईं ऊपरी बाह में अधत्वचीय दिया जाता है, अर्थात त्वचा के नीचे इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। तो यदि जीवांत तनुकृत वैक्सीन है तो टीके को बाईं बाह के ऊपरी हिस्से में अधस्त्वचीय या अंतर त्वचीय अर्थात त्वचा के नीचे इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। क्लियर। और यदि नासित वैक्सीन है या किल्ड वैक्सीन है, राइट, या इनएक्टिवेटेड क्या है वैक्सीन है या निष्क्रिय वैक्सीन, ये 4 नाम याद रखें। नासित वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या निष्क्रिय टीका है तो उसको मध्य जांघ के आगे या बाहरी हिस्से में अंतरपेशी इंजेक्शन, ये जिसको क्या कहा जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। दरअसल अगर एक टीका जो है जांघ के थाई के ऊपरी हिस्से में, थाई के बीच में ऊपरी हिस्से में दे दिया है तो दूसरा जो वैक्सीन है वो दूसरी बाह में नीचे की तरफ दिया जाता है। तो इसीलिए अगर नासित वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है या निष्क्रिय टीका है तो उसे मध्य जांघ के आगे या बाहरी हिस्से में अंतरपेशी इंजेक्शन, और जो इंटरमस्कुलर इंजेक्शन होता है इसको मांसपेशियों में थोड़ा अंदर घुसाया जाता है, राइट। तो जो इंटरमस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है और इस इंजेक्शन से दवा को शरीर के अंदर गहरे में मौजूद मांसपेशियों में पहुंचाया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जीवांत तनुकृत जो वैक्सीन होती है उसको बाईं बाह के ऊपरी हिस्से में दिया जाता है, अंतर त्वची दिया जाता है अर्थात त्वचा के नीचे। वहीं अगर नासित, किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है तो उसको अंतरपेशीय अर्थात गहरे में मौजूद जो मांसपेशियां हैं उनमें दिया जाता है। क्लियर। दूसरी हो जाएगी यहां पर OPV वैक्सीन। OPV वैक्सीन का पूरा नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन है, राइट। और ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो पोलियो से या फिर पोलियोमाइलाइटिस से बचाने के लिए यह वैक्सीन दी जाती है। इस वैक्सीन को कब दिया जाता है तो जो पोलियो की वैक्सीन है उसको जन्म के समय दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, 0 डोज कहा जाता है या 0 डोज कहा जाता है। तो जन्म के समय पर जो टीका दिया जाता है उसको 0 खुराक कहा जाता है। इसके बाद में 3 खुराकें दी जाती हैं, तो ये नाम याद रखें आप, राइट। जो अगर हमने देखें यहाँ पर BCG का टीका है ये जन्म के समय पर दिया जाता है, इसकी 1 खुराक दी जाती है, परंतु पोलियो की जन्म के समय पर दी जाती है जिसको 0 खुराक कहते हैं। उसके बाद में 3 खुराकें दी जाती हैं, राइट, जिसमें पहली खुराक 6 महीने की अवधि में, फिर दूसरी जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाएगा और तीसरी जब 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में, और तीसरी जो खुराक है जब बच्चा 14 सप्ताह का हो जाएगा तब ये जो है पोलियो की 3 खुराकें दी जाती हैं। और ये आप याद रखें अधिकांश जो वैक्सीन है वो इन्हीं 3 पे दी जाती है। तो या तो 6 हफ्ते में या फिर 10 हफ्ते में या फिर कितना हो जाएगा 14 हफ्ता, मतलब 1 साल से अधिक उम्र में जो है ये वैक्सीन दी जाती है।
इसके साथ ही इसकी बूस्टर खुराक भी दी जाती है, और जो बूस्टर खुराक है वो 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। वैक्सीन कहाँ दी जाती है? तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये दरअसल ओरल वैक्सीन है, अर्थात ये मुंह में ड्रॉप्स के माध्यम से जो है दी जाती है। अगली हो जाएगी हेपेटाइटिस बी। तो जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमण से बचाने के लिए दिया जाता है। तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस संक्रमण के खिलाफ जो है हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। और इसके देने का समय क्या है? तो हेपेटाइटिस बी का टीका भी जन्म पर दिया जाता है या 24 घंटों के भीतर। तो हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो जन्म के 24 घंटों के भीतर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिया जाता है। इसके बाद में इसकी भी 3 खुराकें दी जाती हैं, राइट। पहली जो खुराक है वो 6 सप्ताह पर, दूसरी 10 सप्ताह पर, और जो तीसरी खुराक है वो 14 सप्ताह में दी जाती है, राइट। इसके साथ ही डीपीटी और हिव के संयोजन में पेंटावेलेट वैक्सीन के रूप में भी दी जाती है, राइट। तो आगे पेंटावेलेट वैक्सीन जो कि 5 वैक्सीन को समूह होता है। अब जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है इसका तरीका क्या है? इस वैक्सीन को अंतरापेशी इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। अंतरापेशी वैक्सीन के रूप में अर्थात अंदर गहराई में मांसपेशियों में दिया जाता है, और जो अंतरापेशी वैक्सीन होती है वो जांग में दी जाती है। तो अंतरापेशी इंजेक्शन के रूप में जांग के मध्य भाग में जो है इसका जो है टीका लगाया जाता है। फिर हो जाएगी पेंटावेलेट वैक्सीन हो जाएगी। तो जो पेंटावेलेट वैक्सीन है, पेंटावेलेट वैक्सीन दरअसल 5 रोगों की जो वैक्सीन का समूह होता है। तो पेंटावेलेट वैक्सीन 5 रोग जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस जिसको काली खांसी कहते हैं, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी तथा हेपेटाइटिस बी से बच्चों को बचाने वाली संयुक्त वैक्सीन का नाम है। तो पेंटावेलेट वैक्सीन 5 रोगों डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से बचाने वाले जो है संयुक्त वैक्सीन का क्या होता है? नाम है। और ये जो संयुक्त वैक्सीन है इसकी 3 खुराकें दी जाती हैं। इसकी 3 खुराकें 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर और 14 सप्ताह की आयु पर जो है ये वैक्सीनें दी जाती हैं। और जो पेंटावेलेट वैक्सीन है ये बाईं मध्य जांघ के आगे व बाहरी भाग में अंतरापेशी के माध्यम से दिया जाता है। क्लियर? अब अगला हो जाएगा यहाँ पर रोटा वायरस वैक्सीन हो जाएगा, राइट। तो जो रोटा वायरस वैक्सीन है वो रोटा वायरस के खिलाफ जो है संक्रमण रोकने के लिए दी जाती है। और ये जो रोटा वायरस है ये रोटा वायरस डायरिया के खिलाफ शिशुओं को और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। और दरअसल ये जो रोटा वायरस डायरिया है ये भारत के सभी राज्यों में बच्चों को प्रभावित नहीं करता है या संक्रमित नहीं करता है। यही कारण है कि जो रोटा वायरस की वैक्सीन है ये संपूर्ण भारत में ना देकर इसको कुछ चुनिंदा राज्यों के बच्चों में और शिशुओं में ही इसका टीका दिया जाता है। रोटा वायरस का जो वैक्सीन है, राइट, तो इस वैक्सीन की भी 3 खुराकें दी जाती हैं, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की आयु में, और इसे भी ओरली दिया जाता है। इस जो तरल वैक्सीन है इसकी 5 बूंद है, ये 2.5 मिली, राइट। ये वैक्सीन को मुंह में ड्रॉप्स के माध्यम से दिया जाता है। फिर अगला हो जाएगा पीसीबी, राइट, न्यूमोकॉकस संयुग्म क्या हो जाएगा? टीकाकरण हो जाएगा। तो जो पीबीसी का तात्पर्य है, पीबीसी टीके का तात्पर्य है न्यूमोकोकल संयुग्म टीकाकरण है, राइट। और ये जो टीका है ये शिशुओं और छोटे बच्चों को बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाले रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तासीर, राइट, छोटे बच्चों को अगर थोड़े से भी सर्द मौसम में अगर बाहर घुमा दिया जाता है तो उनको सर्दी या निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है। तो छोटे बच्चों को बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण जो होने वाले रोग होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए पीसीबी जो है वैक्सीन दी जाती है। और यह भी भारत के
कुछ चुनिंदा राज्यों के बच्चों को या शिशुओं को ही दी जाती है। इस वैक्सीन को 6 से 14 सप्ताह की उम्र में 2 प्राथमिक खुराक के रूप में दिया जाता है। राइट, तो 6 से 14 सप्ताह की उम्र में 2 प्राथमिक खुराक के रूप में, इसके बाद में 9 से 12 महीने की उम्र में राइट बूस्टर खुराक जो है इसकी दी जाती है। और इसका तरीका क्या है, इसको भी बाईं मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में अंतरापेशी के माध्यम से दिया जाता है। यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना है कि देखिए जो पेंटावेलेट वैक्सीन है राइट, पेंटावेलेट वैक्सीन और पीवीसी को अलग अलग अर्थात दोनों जांघों में दिया जाता है। अगर किसी राज्य में बच्चे को पेंटावेलेट वैक्सीन भी दी जा रही है और ये भी बाईं जांघ में दी जा रही है, और उसी राज्य में अगर बच्चे को पीसीवी का इंजेक्शन भी दिया जा रहा है तो इसको दूसरी जांघ में जो है वो दिया जाता है। अगला हो जाएगा FIPV राइट, तो जो FIPV वैक्सीन का पूरा नाम है निष्क्रिय पोलियोमाइलाइटिस हो जाएगा या निष्क्रिय पोलियो टीका हो जाएगा। तो FIPV का जो है नाम है निष्क्रिय पोलियोमाइलाइटिस या निष्क्रिय पोलियो का टीका, और इस टीके को पोलियोमाइलाइटिस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसको देने का समय है 6 से 14 सप्ताह के बीच में राइट, तो 6 से 14 सप्ताह के बीच में अंतर त्वची दिया जाता है, अर्थात इसको बाह में दिया जाता है। और इसको तरीका क्या है, इसको दाहिनी बाह के ऊपरी हिस्से में अंतर त्वची के माध्यम से दिया जाता है। अगली वैक्सीन हो जाएगी मीजल्स खसरा, या जिसको क्या कहा जाता है MR वैक्सीन कहा जाता है राइट। बच्चे मीजल्स से संक्रमित ना हो इसके लिए उनको मीजल्स वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई जाती है। और साथ ही साथ कुछ बच्चों में या कुछ राज्यों में मीजल्स के साथ साथ में रूबेला राइट एवं मीजल्स से बचाने के लिए उनको जो है मीजल्स और रूबेला की संयुक्त वैक्सीन दी जाती है। तो ध्यान रखें कुछ राज्यों में मीजल्स के साथ साथ रूबेला संक्रमण से बचाने के लिए भी मीजल्स और रूबेला की जो है संयुक्त वैक्सीन दी जाती है। अब जो मीजल्स या MR वैक्सीन है, MR वैक्सीन की पहली खुराक 9 महीने पूरे होने से 12 महीने, यदि 9 से 12 महीने की उम्र में नहीं दी जाती है तो 5 वर्ष तक कभी भी दी जा सकती है। तो इसका जो आइडियल टाइम है वो 9 से 12 महीने के बीच में इसकी पहली खुराक दी जाती है, और दूसरी खुराक जो है 16 से 24 महीने की अवस्था में दी जाती है। तो पहली खुराक 9 महीने से 12 महीने के बीच में और दूसरी खुराक 16 से 24 महीने की अवस्था उसमें दी जाती है। और इस वैक्सीन को भी दाहिनी बाह के ऊपरी हिस्से में अधः त्वची या त्वचा के नीचे इसको जो है दिया जाता है राइट। अगला हो जाएगा जेई टीकाकरण या जापानी एन्सेफेलाइटिस क्या हो जाएगा, टीकाकरण हो जाएगा। तो जेई जो टीका है वो जापानी एन्सेफेलाइटिस से बचाने के लिए इस टीका को दिया जाता है। तो यह जो टीका है या जेई टीका है ये जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है राइट। और ये जो जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी है ये भारत के सभी राज्यों में न होकर असम है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन राज्यों में ज़्यादा संक्रामक है। इसीलिए इसको भी जो चुनिंदा राज्य हैं और चुनिंदा राज्यों के जो चुनिंदा जिले हैं, अगर देखा जाए तो 11 जिलों में 5 राज्यों के 11 जिलों में जेई का टीकाकरण किया जाता है। और जेई वैक्सीन की 2 खुराक दी जाती हैं। पहली जो खुराक है जेई की पहली जो खुराक है वो 9 महीने पूरे होने पर, और जो दूसरी खुराक है वो 24 महीने की उम्र में जो है जेई की खुराक दी जाती है। फिर अगला हो जाएगा डीपीटी का बूस्टर हो जाएगा। जो डीपीटी है ये एक क्या है, संयुक्त वैक्सीन है। तो डीपीटी एक संयुक्त वैक्सीन का नाम है जो कि डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी राइट, डिप्थीरिया, टिटनेस और परट्यूसिस राइट। तो यह डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी से बचाने वाली एक क्या है, संयुक्त वैक्सीन का नाम है। और जो डीपीटी वैक्सीन है इसको 16 से
24 महीने की उम्र में दी जाती है, राइट। तो इसको क्या कहा जाता है, पहली बूस्टर खुराक कहा जाता है, राइट। दरअसल अगर हम देखें तो टिटनेस से बचाने के लिए या फिर काली खांसी से बचाने के लिए भी जो है टिटनेस जो है वैक्सीन दी जाती हैं, राइट। और चूंकि ये यहाँ पर एक संयुक्त वैक्सीन है इसलिए इसको बूस्टर वैक्सीन कहा जाता है। तो 16 से 24 महीने की उम्र में पहली बूस्टर खुराक दी जाती है और डीपीटी की जो दूसरी बूस्टर खुराक है वो 5 से 6 वर्ष की उम्र में दी जाती है। जो पहली बूस्टर खुराक है उसको बाईं मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में अंतरापेशी इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। तो वहीं डीपीटी की जो दूसरी खुराक है वो बाईं बाह के ऊपरी हिस्से में। ध्यान रखें, डीपीटी एक ऐसी वैक्सीन है जिसकी दोनों डोजेज जो है वो अलग अलग दी जा रही हैं, राइट। जो पहली खुराक है वो अंतरापेशी अर्थात जांघ के आगे एवं बाहरी हिस्से में दिया जाता है, तो वहीं जो दूसरी खुराक है वो बाईं बाह के ऊपरी भाग में अंतरापेशी इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। अगला हो जाएगा टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया या टीडी वैक्सीन हो जाएगा। जो टीडी वैक्सीन है दरअसल ये टीटी वैक्सीन के तहत इसको रिप्लेस किया गया है। तो टीटी वैक्सीन जो है, राइट, टीटी वैक्सीन को किशोरों और प्रौढ़ वयस्कों चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो, तो टीटी वैक्सीन को किशोरों और प्रौढ़ वयस्कों में डिप्थीरिया के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए दिया जाता था। परंतु अब टीटी वैक्सीन को यूपीआई जो प्रोग्राम है या सार्वभौमिक टीकाकरण प्रोग्राम है उसके तहत अब जो है टीडी वैक्सीन जो है दिया जाएगा। अर्थात पहले जो है टीटी वैक्सीन दी जाती थी, राइट, परंतु जो सार्वभौमिक टीकाकरण है उसके माध्यम से या यूनिवर्सल जो है प्रोग्राम है, सार्वभौमिक टीकाकरण प्रोग्राम है, उसके तहत अब टीटी की जगह पर कौन सा टीका दिया जाएगा, टीडी का टीका दिया जाएगा। अर्थात अब टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया का टीका लगाया जाएगा। इसका सही समय क्या है, 10 से 16 साल की उम्र तक के किशोरों और गर्भवती महिलाओं को यह वैक्सीन लगाई जाती है। तो नवजात शिशुओं या बालकों के लिए इतने जो है टीका दिए जाते थे, राइट। अब हम यहाँ पर जो समझते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण, राइट। तो शिशुओं और बालकों के लिए पढ़ चुके हैं। अब गर्भवती महिलाओं को कितने टीके लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं वो समझते हैं। तो गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले लगाया जाता है टीटी का 1। दरअसल जो टीटी आप देख रहे हैं इसको जो है सार्वभौमिक टीकाकरण प्रोग्राम में टीडी 1 से कर दिया। तो टीडी 1 की जगह पे टीडी 1 हो जाएगा, टीडी 2 हो जाएगा और टीडी का क्या हो जाएगा, बूस्टर डोज हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल में हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले टीटी 1 का डोज लगता है। तो महिलाओं को जैसे ही गर्भावस्था के लक्षण प्रकट होते हैं तो गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में या गर्भधारण होने पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टीटी का जो टीका है वो ऊपरी बाह में लगाया जाता है, राइट। तो गर्भवती महिलाओं को प्रारंभिक समय में ही, राइट, टीटी 1 का जो है टीका लगाया जाता है, राइट। उसके बाद में लगता है टीटी 2 का टीका, राइट। तो टीटी 1 का टीका जब लग जाता है तो उसके 4 सप्ताह बाद, राइट, तो जो गर्भवती महिला है उसको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी टीटी 1 का टीका दिया जाता है और टीटी 1 का जो टीका लगाया जाता है उसके 4 सप्ताह बाद जो है टीटी 2 का टीका लगाया जाता है। फिर आता है टीटी बूस्टर का टीका। तो गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 वर्षों में जो टीटी की 2 खुराकें दी गई हो तो टीटी बूस्टर का जो टीका है वो लगाया जाता है, राइट। अब देखिए वर्तमान समय में क्या है कि पहले यहाँ पर टीटी 1 जो टीटी का टीका दिया जाता था, तो वर्तमान समय में टीटी के स्थान पर टीडी जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, तो जो टीडी मतलब क्या हो जाएगा, टिटनेस एंड एडल्ट क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। तो वर्तमान समय में टीटी के टीके की जगह पर टीडी का जो है टीका गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। तो गर्भवती महिलाओं के साथ साथ
6 से 10 से 16 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं को भी लगाया जाता है। तो जो टीडी का टीका है वो 10 से 16 साल की उम्र तक के बालक या बालिकाओं को लगाया जाता है, और साथ ही साथ ये किसको लगाया जाता है, गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है। इसका तरीका क्या है, इसको बाह के ऊपरी भाग में अंतरापेशी या इंट्रामस्कुलर के माध्यम से जो है दिया जाता है। अब जो है हम यहाँ पर टीकाकरण के प्रकारों को पढ़ेंगे। तो ये हमने बच्चों के लिए या शिशुओं के लिए टीकाकरण को समझा, फिर हमने गर्भवती महिलाओं को समझा, राइट। अब जो है हम यहाँ पर टीकाकरण के प्रकार को भी समझते हैं, राइट। तो ये भी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि टीकाकरण से क्या समझते हैं, टीकाकरण कितने प्रकार का होता है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम देखें टीकाकरण क्या होता है, तो किसी क्षेत्र विशेष में, राइट, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को किसी विशेष बीमारी के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा ड्रॉप या इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, और इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, टीकाकरण कहा जाता है। टीकाकरण के जो है प्रकारों में सबसे पहला हो जाएगा प्राथमिक टीकाकरण। अब प्राथमिक टीकाकरण क्या होता है, देखिए, शिशुओं को या बालकों को या गर्भवती महिलाओं को, तो गर्भवती महिला, शिशु एवं बालकों को किसी विशेष बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षण क्षमता विकसित करने के लिए, या फिर गर्भवती महिलाओं को, शिशुओं को एवं बालकों को किसी विशेष बीमारी से बचाने के लिए या उस बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षण क्षमता विकसित करने के लिए जो टीका दिया जाता है उसको ही क्या कहा जाता है, प्राथमिक टीकाकरण कहा जाता है। तो कुल मिलाकर विशेष बीमारी से रोकथाम के लिए जो टीका दिया जाता है उस टीकाकरण को ही क्या कहा जाता है, प्राथमिक टीकाकरण कहा जाता है। और प्राथमिक टीकाकरण की सभी खुराकें लेना क्या होता है, आवश्यक होता है। और ये जो खुराकें होती हैं ये गर्भावस्था के समय या जन्म के समय या जन्म के 6 सप्ताह होने पर, 10 सप्ताह होने पर या 14 सप्ताह होने पर दी जाती हैं, या 5 साल की अवस्था तक दी जाती हैं। और ये जो प्राथमिक टीकाकरण है इसमें 1 से लेकर 5 खुराकें तक क्या होती हैं, शामिल होती हैं। और ये जो टीकाकरण की खुराकें होती हैं ये जन्म के समय से ही शुरू हो जाती हैं, जो कि शुरुआती वर्ष 5 या 6 वर्ष तक जो है प्राथमिक टीकाकरण जो है संपन्न कराया जाता है। दूसरा हो जाएगा बूस्टर टीकाकरण हो जाएगा। तो देखिए, जब प्राथमिक टीकाकरण हो जाता है उसके पश्चात भी संक्रामक रोगों से खतरे की क्या होती है, संभावना होती है। इसीलिए प्राथमिक टीकाकरण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो है बूस्टर टीका दिया जाता है। जैसे ही प्राथमिक टीकाकरण होता है तो समय बीतने पर एंटीबॉडीज का स्तर कम होने लगता है। इसीलिए प्राथमिक टीकाकरण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बूस्टर खुराक जो है दी जाती है ताकि एंटीबॉडीज का जो है जरूरी स्तर बढ़ जाए। जैसे कोरोना के 2 डोज लग जाने के पश्चात भी वर्तमान समय में जो है प्रीकॉशनरी डोजेस दिए जा रहे हैं, अर्थात बूस्टर टीका दिया जा रहा है, जो कि प्राथमिक जो है एक तरीके से शुरुआती 2 डोज की जो है एंटीबॉडीज जो बनी है उनको और अधिक क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तीसरा हो जाएगा सार्वजनिक टीकाकरण। देखिए, सार्वजनिक टीकाकरण कब कराया जाता है, तो किसी विशेष बीमारी को, राइट, किसी विशेष बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए सार्वजनिक टीकाकरण कराया जाता है, राइट। और जो सार्वजनिक टीकाकरण है ये सरकार के द्वारा देश की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए चलाया जाता है। उदाहरण के लिए चेचक ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी, तो चेचक के उन्मूलन के लिए टीकाकरण कराया गया, राइट। फिर पोलियो जैसी बीमारी को नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाया गया। और वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना टीकाकरण चल रहा है। इसके साथ ही टीका को लेकर कई लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां होती हैं। कई लोग इसको अपने धर्म के अनुसार उचित नहीं मानते हैं, तो कई लोग मानते हैं कि इनसे और भी कई अन्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं, राइट। इस वजह से कई लोग जो है टीका लगवाना पसंद नहीं करते हैं, परंतु टीका ना लगवाना ये उनके घाटे का सौदा है। इसीलिए सभी लोग समय पर टीका लगवाएं, अपने बच्चों का टीकाकरण करवाएं। इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा
देश के लोगों को टीकाकरण के महत्व को बनाने के लिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण जो है दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है टीकाकरण की जागरूकता के बारे में विस्तार करना या इसके महत्व के लोगों को समझाना। अब जो राष्ट्रीय टीकाकरण चल रहा है, राइट, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में कुछ नए प्रयास या नए इनिशिएटिव्स जोड़े गए और यहाँ से 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें जोड़े गए नए प्रयासों को लिखिए, या फिर राष्ट्रीय टीकाकरण में नए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनको लिखिए, या राष्ट्रीय टीकाकरण की जो नई पहलें हैं उनको विस्तार से समझाइए। तो राष्ट्रीय टीकाकरण के नए इनिशिएटिव्स या नई पहलें हो जाएंगी। सबसे पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा, इवन हो जाएगा, मिशन इंद्रधनुष हो जाएगा, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष हो जाएगा, इंटेंसिफाइड डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो जाएगा, नेशनल डीवार्मिंग डे हो जाएगा, फिर सघन टीकाकरण सुदृढ़ीकरण पहल हो जाएगी। तो ये राष्ट्रीय टीकाकरण के नए प्रयास हैं जिनमें से कुछ को हम जो है विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा या ई-विन हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का लाभ क्या है? देखिए, दरअसल जो भी वैक्सीन होती है उसको एक नियत ताप पर सुरक्षित रखना क्या होता है, अनिवार्य होता है। यदि वैक्सीन को सामान्य तापमान पर रखा जाएगा तो वैक्सीन निष्क्रिय हो जाएगी। इसीलिए वैक्सीन के लिए पूरी की पूरी जो है चेन प्रणाली होनी चाहिए, ताकि वैक्सीन को अगर किसी दूसरे समय पर ले जा रहे हैं, दूसरे जगह पर ले जा रहे हैं, तो उसको भी सुरक्षित तरीके से वहाँ पर पहुँचाया जा सके। वहाँ पर उसका स्टोरेज हो रहा है तो वो भी एक नियत तापमान पर उसका भंडारण होना चाहिए, और फिर जितने भी लोग उसको लेने वाले हैं उसके अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ई-विन का उद्देश्य है राज्य सरकारों को अवसंरचना प्रदान करना, निगरानी प्रदान करना और मानव संसाधन जैसी बाधाओं पर विजय पाने में सहायता प्रदान कर टीका कवरेज को बढ़ाना है और उसकी जो असमानता है उसको दूर करना। तो राज्य सरकारों को अवसंरचना प्रदान करना, निगरानी प्रदान करना और मनुष्य से संबंधित या मानव संसाधन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना और टीका कवरेज में बढ़ोतरी करना। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राइट? इसका उद्देश्य है कि इससे भारत का जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है इसको और अधिक विकसित किया जा सकता है। साथ ही साथ यह भारत में विकसित एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रणाली है जिससे वैक्सीन भंडार का डिजिटलीकरण किया जा सकता है कि किस जिले में या किस वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन के कितने डोजेज हैं, इसका पूरा का पूरा डिजिटलीकरण किया जा सकता है। इसके साथ ही स्मार्टफोन एप्लीकेशन के माध्यम से जो वैक्सीन है उसको कोल्ड चेन के तापमान पर उसकी निगरानी की जा सकती है कि कहाँ पर कितनी वैक्सीन के डोजेज हैं, राइट। इसके साथ ही जो कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां पर वैक्सीन को स्टोरेज किया गया है वहां पर वैक्सीन का स्टॉक कितना है, राइट, उसका तापमान कितना है, राइट, उसकी पूरी की पूरी जो जानकारी है वो डैशबोर्ड के माध्यम से प्रत्येक राज्य में, जिला में और स्वास्थ्य केंद्रों में जो जितने भी स्टोरेज पॉइंट हैं उसकी रियल टाइमिंग जो है जानकारी मिल सकती है, राइट। और जो कि वर्तमान समय में हो रहा है, आपको अगर डोजेस लगवाना है तो आप कोविन जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आप किसी भी वैक्सीन सेंटर से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उसमें अभी कितने डोजेस बचे हुए हैं, राइट। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ इस साझेदारी में यूएनडीपी ने भी 12 राज्यों में ई-विन का जो संचालन है वो किया है। तो ये हो जाएगा पहला इनिशिएटिव इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष हो जाएगा। तो हमारे देश में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण जो है अभियान जोर शोर से चल रहा है, परंतु जागरूकता के अभाव में या अन्य किसी कारणों की वजह से कई बच्चे हैं, कई शिशु हैं एवं कई गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लेने से चूक जाती हैं, राइट। और इसकी वजह से हो सकता है भविष्य में उनके स्वास्थ्य में
या उनको संक्रमण हो जाए, इसके लिए मिशन इंद्रधनुष जो है प्रारंभ किया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? आंशिक टीकाकरण। कुछ बच्चों ने या गर्भवती महिलाओं ने टीके की एक डोज ही ली है या फिर 2 ही डोज ली है या बूस्टर डोज नहीं लिया, राइट। तो आंशिक टीकाकरण, हमारे देश में आंशिक टीकाकरण या इससे पूरी तरीके से वंचित बच्चों को लाभ पहुंचाने के मकसद से 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, राइट। तो ऐसे बच्चे जिनका आंशिक टीकाकरण हुआ है या पूरी तरीके से छूट गए हैं, उनके लिए मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 से प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 2025 तक सभी बच्चों का टीकाकरण हो पाए। इस तरीके से देखा जाए तो जो मिशन इंद्रधनुष है ये एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसके माध्यम से देश में जितने भी बच्चे हैं उनका टीकाकरण यहाँ पर किया जाएगा और इसके पहले चरण में 201 जिलों पर तथा दूसरे चरण में 297 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, राइट। तो जिन जिलों में आंशिक टीकाकरण हुआ है वहाँ पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और ये जो 201 जिले हैं तथा दूसरे चरण के जो 297 जिले हैं, इन जिलों में आंशिक टीकाकरण कराने वाले या उससे पूरी तरह जो वंचित हैं वो कितने हैं? 50% बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 297 या 201 जिले हैं ये वो जिले हैं जहां पर आंशिक टीकाकरण ही हुआ है, राइट। और जो मिशन इंद्रधनुष है इसमें 7 बीमारी, दरअसल इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं, राइट, इसीलिए इसका नाम इंद्रधनुष रखा गया। तो मिशन इंद्रधनुष जो है 7 बीमारी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के खिलाफ जो है सुरक्षा प्रदान करेगा। और इसके साथ साथ इन बीमारियों के साथ साथ हमने देखा है कि जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है ये भारत के 5 राज्यों में, राइट, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, इनके 11 जिलों में, तो इन 7 बीमारियों के साथ साथ 5 राज्यों के 11 जिलों में जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है और कुछ जिलों में इन्फ्लुएंजा ग्रुप बी के खिलाफ भी टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ टिटनेस से बचाने के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका भी जो है टीकाकरण कराया जाएगा, राइट। इसके साथ ही प्रति वर्ष लगभग 5% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कराकर इस मिशन को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि जितने भी बच्चे छूट चुके हैं उनका तेजी से वैक्सीनेशन हो सके। ये जो वैक्सीनेशन है ये हर वर्ष जो 4 निर्धारित महीने हैं, 4 महीनों तक मिशन इंद्रधनुष चलेगा जिसमें से जो भी आंशिक या छूटे हुए बच्चे हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। और ये हर महीने, राइट, 4 महीने में हर महीने 7 से 10 दिन तक ये जो है कार्यक्रम चलेगा। इसके साथ ही पोलियो उन्मूलन जो कार्यक्रम है उसमें जो सीख ली है उसके तहत नई योजनाएं बनाई जाएंगी और मिशन इंद्रधनुष को जो है वो और अधिक मजबूती से पेश किया जाएगा। तो पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की जो है सीख ली जाएंगी। इसके साथ ही जो वैक्सीन प्रणाली उसको मजबूत बनाया जाएगा, वैक्सीन के जो कोल्ड चेन है उसका प्रबंधन किया जाएगा, नियमित जांच परख की जाएगी, राइट, और योजनाओं की निगरानी होगी जिससे मिशन इंद्रधनुष का जो उद्देश्य है वो सफल हो पाए। अब तीसरा हो जाएगा यहाँ पर सघन मिशन इंद्रधनुष हो जाएगा। तो देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने पूर्ण टीकाकरण कवरेज में तेजी लाने के लिए, राइट, तो जो पूर्ण टीकाकरण कवरेज है उसमें तेजी लाने के लिए निम्न टीकाकरण वाले जो जितने भी शहरी क्षेत्र हैं एवं अन्य इलाके हैं जो कि मिशन इंद्रधनुष से छूट गए थे। अब आप समझिए, सार्वभौमिक टीकाकरण से जो आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चे थे या इससे जो भी पूरी तरीके से वंचित बच्चे थे उनके लिए मिशन इंद्रधनुष था। तो सघन मिशन इंद्रधनुष था, इसमें उन जिलों को सम्मिलित किया गया था जो पहले मिशन इंद्रधनुष में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। तो इस तरीके से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने पूर्ण टीकाकरण के कवरेज में तेजी लाने, निम्न टीकाकरण कवरेज वाले जो शहरी क्षेत्र हैं एवं अन्य इलाकों पर ज़्यादा ध्यान देने का जो है उद्देश्य रखा है। साथ ही साथ वर्ष 2018 तक
इस उद्देश्य को हासिल करने हेतु मिशन इंद्रधनुष के रूप में एक तीव्रगामी कार्य योजना तैयार की है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि भारत का जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है और जो मिशन इंद्रधनुष है उसके तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या है, सहयोग की भूमिका निभाना है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो सबसे पहला तो जो तीव्र मिशन इंद्रधनुष है इसके तहत राज्य सरकार है 7 अक्टूबर 2017 से निरंतर 4 महीनों तक हर माह की 7 तारीख से अगले 7 दिवसों के दौरान तीव्र मिशन इंद्रधनुष का क्या करेंगी, अभियान चलाएंगी। राइट, हमने मिशन इंद्रधनुष में देखा था कि प्रत्येक वर्ष 4 महीनों तक मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चलेगा। तो जो तीव्र मिशन इंद्रधनुष है वो 7 अक्टूबर से निरंतर 4 महीनों तक हर माह की 7 तारीख से प्रारंभ होगा और अगले 7 दिन तक जो है अभियान चलेगा। तीव्र मिशन इंद्रधनुष के तहत 187 जिलों को कवर किया जाएगा और इसके तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जिन पर मिशन इंद्रधनुष के तहत ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता था। कुल मिलाकर जिन शहरी क्षेत्रों पर पहले मिशन इंद्रधनुष का फोकस नहीं हो पाया था वहां पर इससे जो है फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में वंचित रही आबादी के जो मानचित्रण है और टीकाकरण की जो है सेवाएं मुहैया कराने के लिए भी जो है एएनएम है उसकी आवश्यकता आधारित तैनाती के जरिए यह काम जो है पूरा किया जाएगा। तो मिशन इंद्रधनुष का फोकस जिन जिलों में नहीं हो पाया था उन शहरी जिलों में तीव्रगामी मिशन इंद्रधनुष है, राइट, या जिसको सघन मिशन इंद्रधनुष कहते हैं, इसके माध्यम से टीकाकरण किया जाएगा। राइट, अब इसके बाद में अगर हम देखें तो इसके कुछ और प्रावधान है। इसके अलावा जो सघन मिशन इंद्रधनुष है इसके विभिन्न चरणों में पूरा हो जाने के बाद में जो टीकाकरण की जो सूक्ष्म योजनाएं हैं उनके एकीकृत करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ सभी स्तरों पर जो गहन निगरानी है एवं सुदृढ़ जवाबदेही है इसकी भी व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई भी बच्चा जो है टीकाकरण से ना छूटे। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कैबिनेट सचिव और राज्यों की बात करें तो जो मुख्य सचिव हैं वो इस दिशा की तैयारियों और प्रगति की क्या करेंगे, समीक्षा लेंगे। साथ ही साथ अन्य जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो भी सब इसमें सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ तीव्र मिशन इंद्रधनुष के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी कार्यकर्ता जैसे आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कर्मचारी हो जाएंगे, राइट, जिला प्रेरक हो जाएंगे, समूह हो जाएंगे, राइट, इन सब में भी सामंजस्य बिठाया जाएगा। अब अगला हो जाएगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राइट, तो जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसका आरंभ 6 फरवरी 2013 से किया गया था और इससे भी बच्चों के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के तहत जो है 4 प्रकार की परेशानियों की जांच की जाएगी। तो बच्चों में 4 प्रकार की जो परेशानियां हैं जिनको 4D कहा जाएगा, तो बच्चों में 4D परेशानियों को जांचा जाएगा। 4D का मतलब क्या हो जाएगा, राइट, जन्म के समय किसी भी प्रकार के विकार, तो डिफेक्ट्स एज बर्थ हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, कमी हो जाएगा और विकलांगता, राइट, तो इनकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 0 से 6 आयु वर्ष समूह तक के जो सभी बच्चे हैं वो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ 18 वर्ष तक के बच्चे जो कि सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जो हैं छात्र हैं, उन सब में ये 4 प्रकार की जो हैं बीमारियों की जांच की जाएगी और जांच हो जाने के पश्चात उनका उपयुक्त क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। जो बीमार बच्चे हैं उनको तृतीयक स्तर पर सर्जरी सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि 6 फरवरी 2013 से हुआ था उसके तहत ये 4D की जांच की जाएगी। जांच के पश्चात जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, इसके माध्यम से
जो है उपचार किया जाएगा। अब हम मध्य प्रदेश में टीकाकरण को समझते हैं। तो यहाँ से भी 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में टीकाकरण को समझाइए, या फिर मध्य प्रदेश सरकार ने टीकाकरण के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं लिखिए। तो मध्य प्रदेश में टीकाकरण के विस्तार हेतु, राइट, तो मध्य प्रदेश में टीकाकरण के विकास हेतु मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, राइट। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान मध्य प्रदेश में अगस्त 2016 से प्रारंभ किया गया है, और इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की द्वितीयक या तृतीयक तिमाही में चिकित्सक द्वारा जो है जांच की जाएगी, और जांच के पश्चात जो निर्धारित टीके हैं सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वो टीके महिलाओं को लगाए जाएंगे, जिससे महिलाओं की जो है सुरक्षा होगी। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सघन टीकाकरण सुदृढ़ीकरण, क्या हो जाएगी, पहल हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश में, राइट, मध्य प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में ऐसे जिले जहां पर 80% से कम उपलब्धि प्राप्त हुई है, तो मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जिनमें 80% से कम उपलब्धि प्राप्त हुई है, उन 117 विकास खंडों एवं 5274 उप स्वास्थ्य केंद्रों को चिन्हित किया जाएगा, और चिन्हित कर सघन टीकाकरण सुदृढ़ीकरण जो पहल है इसको 2 चरणों में अक्टूबर एवं नवंबर 2010 में आयोजित किया गया, राइट। और इस प्रोग्राम के तहत 44,444 सत्र आयोजित किए गए, राइट, जिससे 1,90,000 बच्चों और 54,409 गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया गया। क्लियर। अगला हो जाएगा वैकल्पिक टीका वितरण प्रणाली हो जाएगी। देखिए, तो जो वैकल्पिक टीका वितरण प्रणाली है, इस वैकल्पिक टीका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। तो राज्य सरकार इस योजना का प्रारंभ करके जो टीकाकरण व्याप्ति को बढ़ाना चाहती है और बच्चों को 6 टीके लगवाकर, राइट, निरोधी सुरक्षा प्रदान करना चाहती है, जिससे जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य या जो SDG गोल्स है वो प्राप्त किए जा सके और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो मुख्य चुनौतियां हैं, जैसे टीका लगवाने वाले में गतिशीलता की कमी, राइट, और गतिशीलता के साथ ही जो शीत श्रृंखला है जिसकी वजह से टीकों का स्टोरेज नहीं किया जा सकता है, और टीके करने के लिए जो है प्रक्रिया में कमी हो जाएगी। तो ये जो जितनी भी चुनौतियां हैं इस योजना के माध्यम से, वैकल्पिक टीका वितरण प्रणाली के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर किया जाएगा। सबसे पहला हो जाएगा कि जो टीकाकरण है, टीकाकरण गतिविधियों के लिए यातायात में लगने वाले समय में कमी की जाएगी, ताकि एक जगह से जब दूसरी जगह पर तक टीका जाता है तो उससे टीका खराब ना हो पाए। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा MO या जो क्षेत्र पर्यवेक्षक हैं, राइट, उनके द्वारा टीकाकरण के जो सूत्रों का पालन किया जाएगा एवं निकट से निरीक्षण किया जाएगा, ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से हो सके। इसके साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के अवसर पर टीके को टीका स्थल पर पहुंचाने के लिए रूट चार्ट के माध्यम से वाहनों को किराए पर ले जाएगा, ताकि जो पोषण दिवस है या ग्रामीण स्वास्थ्य और जो पोषण दिवस है उस समय पे सभी बच्चे जो हैं उपलब्ध होंगे। तो रूट चार्ट के आधार पर जो वाहन है उनको किराए पर लेना, ताकि टीकों को उन क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचाए जा सके, और प्रत्येक वाहन के साथ में एक पर्यवेक्षक होगा, राइट। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरीके की सूक्ष्म योजना के तहत ANM को निर्धारित समय पर भी टीकाकरण पर पहुंचना होगा, ताकि जो टीकाकरण की प्रक्रिया है वो आसानी से सफल हो जाए। क्लियर। तो ये हमने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को भी और मध्य प्रदेश में टीकाकरण को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।